नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इन सरगर्मियों के बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके नेता हैं, उनकी बयानबाजी का जो तापमान है वो भी काफी हाई हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, किसी की मर्यादा टूट रही है तो किसी के बयान की चर्चा खूब हो रही है। और आजकल चिराग पासवान के एक बयान की चर्चा बिहार की चुनावी फिजा में पूरी तरह से उसका जो तापमान है, जो टेम्परेचर है चर्चा का, वो बहुत ही हाई हो चुका है। उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि हमारा जो महत्व है बिहार में वो सब्जी पर नमक की तरह है। इस बयान की चर्चा इसलिए हो रही है कि नमक का जो संबंध है वो वफादारी से है, नमक हलाली से है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि चिराग पासवान पारिवारिक तौर पर, राजनीतिक कई घटनाक्रम को देखने के बाद राजनीतिक तौर पर कितने वफादार हैं। इस बात को समझने के लिए कई तरह के सबूत की जरूरत भी पड़ेगी और उन्हीं सबूतों पर आज हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान वाकई में बिहार में सब्जी पर नमक की तरह यानी कि वफादार हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखिए, 40 सीटों को लेकर जो बात इस वक्त चल रही है कि चिराग पासवान की तरफ से बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है एनडीए के ऊपर। अभी आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है कि कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से 2024 में 5 सीटों पर जीतकर उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट है ना बनाने में कामयाबी हासिल की, इस बार भी अगर उनके हिसाब से, उनके हक के आधार पर अगर सीटें दी जाती है तो जीत का आंकड़ा 100% तक ही पहुंचेगा। ये उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे, जो आपको बताएंगे कि उनकी वफादारी के कई सबूत हैं, जहां पर पूरी तरह से उनकी वफादारी की जो सबूत हैं वहां पर पूरी तरह से वो कामयाब दिखते हैं, वो पारिवारिक तौर पर हो या फिर राजनीतिक तौर पर हो। अगर पहले सबूत की बात करें तो पहला जो सबूत है कि वो कितने वफादार हैं वो है, पारिवारिक तौर पर देखें तो पिता के सच्चे सुपुत्र के तौर पर उनकी वफादारी बहुत ही कारगर दिखती है। बात है साल 2020 की, जब उनके पिता दिवंगत रामविलास पासवान जी का निधन हुआ। इसके बाद ऐसा लगा कि एलजेपी का क्या होगा, चिराग पासवान संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। रिक्तता पूरी तरह से नजर आ रही थी पार्टी के अंदर। लेकिन चिराग पासवान अपने पिता के राजनीतिक विरासत को पूरी तरह से सुदृढ़ तरीके से संभालने की उन्होंने कोशिश की और संभाला भी। और सबसे बड़ी बात कि अपने पिता के सपनों को जिस तरह से एलजेपी में दलितों को लेकर या फिर बिहार के विकास को लेकर जो उनके पिता की तरफ से सपने देखे गए, उस पर वो अडिग रहे। अपनी पार्टी में इस तरह की चीजों को बहुत ही अलग तरीके से रखने की कोशिश की गई और पार्टी खत्म नहीं हुई। जो डर था लोगों का, कई लोगों को लग रहा था और कई राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से भी ये कहा जाने लगा था कि राम विलास पासवान जी के निधन के बाद पार्टी को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभाया और यहाँ पर उनकी एक पहली वफादारी तय हो जाती है कि पारिवारिक तौर पर अपने पिता की विरासत को संभालने में वो कितने वफादार साबित हुए। जो दूसरा सबूत है वो है उनकी तरफ से एक बात कही जाती रही है कि वो मोदी के हनुमान है, मोदी उनके दिल में है। दरअसल 2020 की घटना है, जब बिहार विधानसभा चुनाव होना था। नीतीश कुमार के साथ उनकी नाराजगी थी, उनके साथ वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। इसके बाद लेकिन उन्होंने कहा कि हम बिहार में एनडीए के साथ नहीं हैं, लेकिन हम केंद्र में एनडीए के साथ हैं, क्योंकि मोदी के हम हनुमान हैं और मोदी मेरे दिल में रहते हैं। और इस बात का सबूत एक तरह से पेश किया गया उनकी तरफ से कि वो मोदी और बीजेपी के लिए कितने वफादार हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उनकी तरफ से उम्मीदवार खड़े कर दिए गए और इसका फायदा क्या हुआ? फायदा बीजेपी को हुआ कि सीटों की संख्या बढ़ी और इसका नुकसान किसे हुआ? जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। तो समझा जा सकता है कि अपनी वफादारी, जो कहते हैं ना कि मैं मोदी का हनुमान हूं, मोदी मेरे दिल में है, तो उस वफादारी को एक तरह से बता करके दिखा दिया कि हम भरोसेमंद हैं। यदि आपको हम चाहते हैं और आपसे मेरा लगाव है, आप पर भरोसा है, तो उस भरोसे पर मैं 100% सही साबित होने वाला हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चीजें एक तरह से बताई गई। लेकिन यहां तक तो सही है, लेकिन इसके बाद जो तीसरे सबूत के तौर पर एक जो चीज निकलकर सामने आई कि दुश्मनों से
पूरी तरह से वो दुश्मनों के सामने बेखौफ नजर आए। हुआ क्या कि 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, पार्टी की एलजेपी की बहुत ही बुरी तरह से पराजय हुई, पार्टी में विभाजन हो गया और पशुपति पारस जो हैं, उनके जो चाचा हैं, उनके नेतृत्व में पूरी की पूरी पार्टी जो है बंट गई, दो धड़े में बंट गई और ज्यादातर सांसद उनके चाचा के साथ चले गए। तो ऐसा लगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि चाचा की तरफ से जो पार्टी तोड़ी गई, जो गद्दारी की गई एक तरह से, इस बात को लेकर चिराग पासवान के बारे में यही लोग सोचने लगे कि अब पार्टी खत्म हो गई, चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अपनी पार्टी को लेकर, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी रखा एलजेपी आरवी रामविलास, और इस पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने लगातार प्रयत्न करने शुरू किए। केंद्र में एनडीए के साथ रहे, उनका अपमान भी होता रहा कई जगहों पर। इसके बावजूद वो अपने नेतृत्व को लेकर और पार्टी के जो मुद्दे थे उसे लेकर पूरी तरह से अडिग रहे और अपने चाचा के धोखे से वो पूरी तरह से उबरते हुए एक बड़ी वफादारी उन्होंने पेश की अपनी पार्टी के लिए, और पार्टी की जो नींव है, जो उसका आधार है, उसकी जो जमीन है, उसे पूरी तरह से मजबूत करने में वो सफल रहे। ये बड़ी वफादारी पार्टी के प्रति उनकी दिखती है और आज देखा जा सकता है कि उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है और किस तरह से बड़ा नेतृत्व इस पार्टी को मिल रहा है, कितना बड़ा वोट बैंक बन चुका है और कितने लोकप्रिय नेता के तौर पर चिराग पासवान इस वक्त स्थापित हो चुके हैं, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में। जो चौथा जो सबूत मैं आपको बताने जा रहा हूं उनके लिए कि किस तरह से यहाँ पर भी वो अपनी वफादारी का सबूत उन्होंने एक तरह से पेश किया और इसमें उन्होंने वफादारी का इनाम दिया। हुआ क्या कि शुरुआत में इनके चाचा को एनडीए में जगह दी गई थी, इन्हें जगह नहीं दी जा रही थी एनडीए में, लेकिन बहुत तरह का असमंजस बना हुआ था कि कितनी सीटें इन्हें दी जाएंगी लोकसभा के चुनाव में। एक दो सीटों पर भी बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि मुझे जितनी भी सीटें दी जाएंगी मैं 100% जीत कर दिखाऊंगा। और 5 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें इनकी तरफ से दी गई। और कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन चिराग पासवान के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 5 सीटें उनको दी गई और 5 सीटों पर उन्होंने जीत कर दिखाया। 100% स्ट्राइक रेट रहा। इसके बाद चिराग पासवान ने सीधे तौर पर, चिराग पासवान की तरफ से जो ये 5 सीटें मिली एनडीए के खाते में आई, एक बड़ा इनाम था कि देखो हमारे ऊपर भरोसा करोगे तो हम इस तरह से भी इनाम दे सकते हैं। वफादारी का एक बड़ा सबूत उन्होंने पेश किया और इसके बाद उनके व्यक्तित्व में, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में और उनकी लोकप्रियता में निखार आना शुरू हुआ, उनका महत्व बढ़ा और बिहार में आज वो अलग तरह के नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, जिनके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, जिनके नेतृत्व और लीडरशिप को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि हाँ, चिराग पासवान में दम है, वो दमदार हैं अपनी चीजों को लेकर और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक 5वां जो सबूत मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दलित वोट बैंक का वो भरोसा है। बड़ा दलित वोट बैंक, खासतौर पर पासवान समाज की बात करें, 6 से 7% उनकी आबादी है और इतना बड़ा वोट बैंक का इनके ऊपर भरोसा है। ये सबसे बड़ी बात है। भरोसा किसी पर ऐसे ही नहीं किया जाता, ये भरोसे के लायक हैं और यही वजह है कि पासवान वोटर्स का एक बड़ा भरोसा चिराग पासवान के ऊपर है। पासवान में तो कई सारे नेता हैं, लेकिन भरोसा इन्हीं के ऊपर है कि नहीं, हमारे नेता वही है। ये बड़ा भरोसा इन्होंने इस भरोसे को कमाया है, इसको अर्न किया है, चिराग पासवान की तरफ से अर्न किया गया है। एक बात और है कि सिर्फ दलित वोटर्स की बात ही ना करें, बल्कि बिहार में आज की तारीख में अगर बड़े लोकप्रिय नेताओं के नाम में अगर किसी को शुमार किया जाता है तो चिराग पासवान का नाम लोग लेते ही हैं कि चिराग पासवान बड़े नेता हैं। उनकी नेतृत्व, उनका कौशल, साथ ही साथ जो लीडरशिप उनकी है, जिस तरह से लोकप्रिय है, वो वाकई में बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश भर में वो काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। तो ये जो दलित वोट बैंक का जो भरोसा है उनके ऊपर, ये बात तो है ही, साथ ही साथ उनका जो काम करने का तरीका है, जो राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच अपने भरोसे को बढ़ा रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए अगर वो कहते हैं कि बिहार में उनका जो महत्व है सब्जी पर नमक की तरह है, तो गलत नहीं है। नमक इसलिए कि सब्जी आप बना भी लोगे, नमक नहीं दोगे तो सब्जी खाने का मतलब क्या हुआ। सीधे तौर पर उन्होंने एनडीए को एक तरह से संकेत दिया है
कि यदि हम 40 सीटें मांग रहे हैं तो ये मेरा हक है और 40 सीटों पर हम जीत कर दिखाएंगे। अगर इस दावे के साथ वो कह रहे हैं जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कहे थे, तो एनडीए को तो सोचना ही होगा। खास तौर पर जब कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, तो मोदी जी भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि चिराग पासवान हर अग्नि परीक्षा में पास होते नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार 40 सीटें जो उनकी तरफ से मांगी जा रही है वो उन्हें मिल भी जाए और चिराग पासवान एक बार फिर अपनी वफादारी, अपनी मेहनत, अपने नेतृत्व, अपने कौशल, अपने लीडरशिप को एक बार फिर से कारगर जमीन पर करके दिखाएंगे। ये तमाम सारी चीजें उनके बयान के आधार पर मेरी तरफ से निकालने की कोशिश हुई है। हालांकि बहुत ही कम है घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम है, कम इसे कहा जाएगा। अलग अलग घटनाक्रम है जहां पर उनकी वफादारी, राजनीतिक का उनका जो नेतृत्व है वो और भी अलग तरीके से देखने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये 5 ऐसे सबूत हैं जहां पर चिराग पासवान इस वक्त आज की तारीख में बिहार में बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। और अगर वो 40 सीटें मांग रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जायज है, दे देना चाहिए। और देंगे या नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन अगर 40 सीटों पर वो जीतने का दावा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी अलायंस में इस दावे को नकारा नहीं जा सकता है। और इस आधार पर चिराग पासवान का एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ा महत्व बिहार के चुनाव में इस वक्त बढ़ता जा रहा है या फिर महत्व बन चुका है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में इस बार चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं सीट शेयरिंग में? और अगर 40 सीटें मिलती हैं तो कितनी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीतेगी? आपके दिमाग में क्या इसका जवाब हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन पर इसका जवाब दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा और तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नमस्कार।